हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमारी सीरीज़ चली आ रही है, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहुंचे हुए हैं। फ्यूचर यानी भविष्य, कंटिन्यूअस यानी जो काम लगातार हो रहा है। इस सिचुएशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करें तो हमें खुद ही महसूस होगा कि भविष्य में एक ऐसा काम जो लगातार हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इम्पॉसिबल सा मतलब, इसका मतलब है ये एक कल्पना है ना, क्योंकि भविष्य में ये काम कंटिन्यू हो रहा होगा, ये एक इंसान की कल्पना है। तो पहले इतना आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है किसी कल्पना के ऊपर अपना वाक्य बना रहे हैं। यहाँ तक तो हो गई इस टेंस की बात कि ये टेंस क्या इंडिकेट करता है। मीन्स इस टेंस में हम किस तरीके की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अब आगे जाते हैं कि इसमें जो वाक्य होते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं, यानी उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हम यूज़ करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी और एक्सेट्रा। ये देखिए बच्चों, जो पहला है मैंने लिया है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक वाक्य जिन्हें हम कहते हैं, उनमें हम विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। विल और शैल का यूज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ कि विल का यूज़ हम थर्ड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स शैल का यूज हम आई और वी के लिए यूज़ करते हैं, और आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स बनते हैं उन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और आई और वी को साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब अगर हम शैल का यूज़ करेंगे तो बी, और शैल का विल का यूज़ करेंगे तो बी, यानी आई शैल बी या ही विल बी। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है देन वी विल यूज़ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, रेखा विल बी राइटिंग अ लेटर। देखो ये एक क्या है, इमेजिनेशन है कि रेखा एक पत्र लिख रही होगी। दैट इज ओनली इमेजिनेशन। तो यहाँ पर विल का यूज़ किया है क्योंकि राधा जो है, रेखा जो है वो थर्ड पर्सन के अंदर आती है। अगर इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव में विल और शेल, इसके साथ जो हम बी का यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। जैसा सब्जेक्ट लगाएंगे विल शेल नॉट बी, यानी विल नॉट बी शैल नॉट बी, इस तरीके से यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेम सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बनाए तो रेखा विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सेम सेंटेंस को विल और बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताए हैं पहले भी कि येस एंड नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें हमें आंसर येस और नो में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हिंदी में अगर मैं कहूँ क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या तुमने खाना खाया, तो इसका आंसर हमें येस और नो में मिलेगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में रखें तो येस और नो टाइप क्वेश्चन आंसर यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सेम वाक्य को अगर मैं ट्रांसलेट करूं इंट्रोगेटिव में तो बनेगा विल रेखा बी राइटिंग अ लेटर। सेम बच्चों, विल जो है क्या हो गया, विल जो है स्टार्टिंग में आ गया, और जो उसके साथ बी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद लग गया। जिस तरीके से हमने विल नॉट बी यूज किया था, इसी तरीके से विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी या लगाएंगे, तो इसी तरीके से ये वाक्य बनेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर
हमारे पास WH वाले यानी क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उनके लिए हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, देन सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। जो पहले प्रोसेस आपको बताई है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, अगर इंट्रोगेटिव है, अगर नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ING। ठीक, और इसको अगर हम फिर से ट्रांसलेट करें तो कैसे बनेगा, वाई क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेखा सब्जेक्ट हो गई, और नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, नहीं तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य क्या बना, वाई विल रेखा नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसका स्ट्रक्चर मेन ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज़ की जाती है, और अगर हमें नॉट लगाना है तो विल या सेल के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना पड़ेगा। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, कब, जब विल और शैल बी इनके बीच में। ये देखिए, विल नॉट, शैल नॉट, बी। अब देखिए इनके सेंटेंसेस करेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया था विल बी या सेल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंपल सा बनेगा, वाक्य है तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तो यू विल बी, क्योंकि यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, विल बी लगेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, लर्न के साथ ING, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ING यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। उसके बाद योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो, आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। आगे अगला वाक्य है कल इस समय वर्षा हो रही होगी, अगेन इमेजिनेशन है, तो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया है कि विल बी या शैल बी, इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऐसे यूज करेंगे। जैसे कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे, द पिकॉक्स विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट आ गया, विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, कल इस समय जोर से वर्षा नहीं हो रही होगी, अगेन नहीं आ गया, तो इसके लिए इट विल नॉट बी, इस नॉट को हमने विल और बी के बीच में रख दिया, तो इस तरीके से इट विल नॉट बी रेनिंग हैविली एट दिस टाइम टुमारो। बहुत आसान है बच्चों। इसी तरीके से करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये उसी तरीके के हैं जो मैंने आपको बताए थे, येस एंड नो टाइप। क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी चला जाएगा, यानी इसमें केवल इतना ही खेल है बच्चों, विल और बी, क्योंकि इसमें दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं, तो हमने इसका ध्यान रखना है विल और बी का, कि कब ये साथ में आएंगे और कब ये नेगेटिव में, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अलग अलग आएंगे। अफर्मेटिव में ओनली साथ में आएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अलग अलग आएंगे। नेगेटिव में इनके बीच में नॉट आ जाता है और इंट्रोगेटिव में इनके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो देखिए वाक्य कैसे बनेगा, विल यू बी बाइंग एन एक्स फ्रॉम द मार्केट, इस तरीके से वाक्य बनेगा। वे कल क्या कर रहे होंगे, अब देखिए वाक्य के हमारे कहाँ आ रहा है, बीच में क्या वर्ड आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे व्हाट, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट विल दे बी, क्योंकि विल और बी के बीच में दे आएगा, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो, इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। लास्ट वन, तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, है ना, तो क्यों फिर से बीच में आ गया, हम इसको स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो वाई विल योर फ्रेंड्स नॉट बी। अब देखो यहाँ पर विल और बी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, अब आपको लग रहा होगा ये बहुत क्या क्या आ गया, वन बाय वन समझते हैं। वाई तो हमें पता है क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसकी आधा पार्ट जो है बी यहाँ है,
योर फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा विल बी और शैल बी इन दोनों के बीच में आ जाता है। और नॉट जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये भी हमारे बी से पहले आएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के साथ नॉट भी बी से पहले लगाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो वाक्य क्या बना, वाई विल योर फ्रेंड्स नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ like and subscribe and keep watching my channel. Thanks for listening to me.